जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग का एनालिसिस। जो पेपर हमारा 10 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 1:45 बजे तक की हमारी दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था, उस पेपर का आज हम रीजनिंग के एनालिसिस की बात करेंगे। और एक जो हमारा एनालिसिस है, ये हमारा एनालिसिस का 30वां वीडियो है। इससे पहले हमारे 29 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देख लें, क्योंकि एसएससी में जितनी भी आपको परेशानी आ सकती हैं पेपर में, वो सभी के सभी प्रश्न आपको उन एनालिसिस में दिए हुए हैं। तो फिर आप अगर उनको देख लोगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और पेपर देते समय हमें, जब हम पेपर देने जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या है, जो पुराने पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उनको लगा के जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं में से हमारा पेपर पूछता है वो। ठीक है, तो बस ये कुछ तैयारियां हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। हमारे पास 4 आकृतियां दी हैं। इन 4 आकृतियों के बाद हमारे पास एक प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखना है कौन सी आकृति आएगी। तो इस आकृति में या ऐसी आकृति वाले सवालों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कोई अक्षर, संख्या या चिन्ह कोई ऐसा देखते हैं जो हमारे पास इन चारों आकृतियों में उपस्थित है। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहले 7 का। ठीक है, 7 की हम पोजीशन देखेंगे तो इसकी पोजीशन हम अलग एक बनाएंगे वर्गाकार बॉक्स, उसमें देखेंगे। सबसे पहले 7 हैगा हमारा यहाँ। ठीक है, इसके बाद दूसरे में 7 पहुँच गया यहाँ, मतलब ऐसे गया विकटबद्ध। फिर तीसरे में 7 लौट के यहीं पे आ गया, लौट के 7 आ गया तीसरे में। फिर चौथे में फिर चला गया ये ऊपर, चौथे में फिर चला गया ऊपर। तो जब 5वां आएगा ना, तो 5वें में हमारा 7 फिर लौट के आ जाएगा। जब फिर लौट के आएगा तो 7 हमारे पास आ जाएगा बीच में। ठीक है, सबसे बीच में। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 में हमें दिखाई दे रहा है। 7 हमारा सबसे नीचे है और बीच में है, तो फिर ऑप्शन नंबर 1 को हम टिक कर देंगे। इसमें क्या है, अक्षर, संख्या या चिन्ह जो होता है ना, उनकी हमें केवल और केवल पोजीशन देखनी होती है कि अगली आकृति में पहली आकृति की तुलना करने पर पोजीशन हमारी कहाँ पर जा रही है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है डिटेल, DETAIL। इसके हमें प्रत्येक अक्षरों में देखना है कि किस अक्षर ने अपना स्थान बदला नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वर्णमाला में हमारे पास आता है ए, तो हमारे पास आ जाएगा ए के बाद आएगा हमारे पास डी, तो डी आ जाएगा हमारे पास। डी के बाद वर्णमाला में आता है ई। ठीक है, ई आ गया। ई के बाद आएगा आई, क्या आएगा आई के बाद आएगा एल, और एल के बाद आएगा वर्णमाला में टी। वर्णमाला क्रम में हमने इनको व्यवस्थित कर लिया है। अब हम देखेंगे कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो डी हमारा है, डी की जगह पे ए आ गया, ई की जगह पे डी आ गया, टी की जगह पे ई आ गई, ए की जगह पे आई की जगह पे एल, और एल की जगह पे डी। मतलब सारे अक्षर, जितने भी अक्षर है ना, उन्होंने अपना स्थान बदल लिया है। तो हम कह सकते हैं किसी का भी नहीं, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसने अपना स्थान अपरिवर्तित ना किया हो। सारे अक्षरों के स्थान बदल गए, तो हम कह देंगे किसी का भी नहीं। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो इस आकृति में देखेंगे हमारे पास पहला आयत, दूसरा आयत, तीसरा आयत, एक हमारे पास हो जाएगा ए वाला चौथा आयत। ठीक है, फिर इसके बाद एक हो जाएगा ऐसे 5। ठीक है, फिर एक हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 5 और 1 6 हो गए। एक आकृति वाले हमारे पास आयत कितने हो गए, 6। अब 2 आकृति वाले देखेंगे तो 2 आकृति वाला आयत बनेगा हमारे पास 4 और 5। तो कुल आयतों की संख्या कितनी हो गई, 6 और 1 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं
उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके सबसे पहले हम क्रम लिखेंगे। एक्स का क्रम हमारे पास होता है 24, फिर बी का क्रम होगा 2 और एफ का क्रम होगा हमारे पास 6। इसी प्रकार दूसरे ऑप्शन में देखेंगे क्यू का क्रम 17, यू का क्रम 21 और वाई का क्रम 25। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे एल का क्रम 12, एच का क्रम 8 और जे का क्रम 10। चौथे ऑप्शन में एफ का क्रम 6, जे का क्रम 10 और एन का क्रम 14। यहाँ हम सब में देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 4 जोड़ा जा रहा है, यहाँ भी 4, 17 4 21, 21 और 4 25, लेकिन 12 में से 4 जाएंगे तो 8 और 8 में जब +2 करेंगे 10, तो 6 और 4 10, 10 और 4 14। हम देख रहे हैं पहले में, दूसरे में और चौथे में, पहले में, दूसरे में और चौथे में समान नियम लग रहा है, केवल हमारे ऑप्शन 3 में अलग नियम लगेगा। तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे पास दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। श्रृंखला में हमारे पास सबसे पहले है 268, इन दोनों का अंतर हो जाएगा हमारे पास 9, फिर इन दोनों का अंतर भी हो जाएगा 9, 250 241 का अंतर 9, 241 और 232 का अंतर 9। यहाँ जब हमारे पास अंतर 9 है तो यहाँ भी अंतर 9 आ जाएगा, यानी कि डिफरेंस। तो 232 में से जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 223, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि इंटू और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा प्लस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो इंटू और माइनस को बदलना है, प्लस की जगह हम कर देंगे यहाँ पे डिवाइड, इंटू की जगह करेंगे माइनस, डिवाइड को बदलेंगे हम प्लस से और माइनस को बदलेंगे हम इंटू से। ठीक है, तो सबसे पहले 36 में 18 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, माइनस करेंगे हम 9 का, 9 माइनस करने के बाद प्लस करेंगे 13 और 19 का गुणा करेंगे हम, तो 13 और 19 का गुणा करने पर हमारे पास आएगा 247। ठीक है, 247। अब 247 और 2 प्लस के हो जाएंगे 249, यानी कि 249। यहाँ से हम 9 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 240, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 72 8 से संबंधित है। 72 का संबंध किससे है, 8 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 198 22 से संबंधित है। 198 का संबंध किससे है, 198 का संबंध है 22 से। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 351 का संबंध किससे होगा, 351 का संबंध किससे होगा। यहाँ हम देख रहे हैं हमारे पास नियम क्या लग रहा है, 72 में जब हम 9 का भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8। इसी प्रकार 198 में 9 का भाग करेंगे तो मिलेगा 22। तो फिर हम 351 में भी कितने में, 351 में जब 9 का भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे सवाल में हमारा क्या नियम लग रहा है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ ये हमारा सबसे पीछे जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है और जेब्रा को 125 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में बर्ड को कैसे लिखा जाएगा। अब आएगा हमारा ये वाला, तो यहाँ हम देख रहे हैं 27। ठीक है, और PBI में कितने अक्षर हैं, तो PBI में हमारे हैं 3 अक्षर, यानी कि 27 में 3 का भाग जा रहा है। फिर हमारे पास 125। ठीक है, कितना है 125 में जब हम जेब्रा में कितने अक्षर, जेब्रा में 5, तो 125 में 5 का भाग जाएगा। फिर है हमारे पास बर्ड, बर्ड में हमारे पास कितने अक्षर हैं, 4। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शनों में से देखेंगे किस ऑप्शन में 4 का भाग जाएगा, तो 4 का भाग केवल हमारा 64 में जाएगा। ठीक है, 64 में 4 का भाग चला जाएगा और किसी में नहीं जाएगा, तब हम कह देंगे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस तरीके का लॉजिक लग रहा है इसमें, ना तो यहाँ प्लस लगेगा ना माइनस लगेगा, अल्फ़ाबेट के रूप में, केवल और केवल अब उसने देख लिया कितने अक्षर हैं आपके पास और दी हुई संख्या में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 20 मार्च 2011 को रविवार था तो 20 मार्च 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हम देखेंगे 2011 से लेकर 2019 तक कुल वर्षों की संख्या कितनी हो गई, 8 वर्ष हो गए हमारे पास। अब इन वर्षों में लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर सबसे पहला हमारे पास आएगा 2012 के बाद आएगा 2016। तो 2 लीप ईयर में हमारे पास 2 विषम दिन ज़्यादा हो जाएंगे, तो कुल विषम दिनों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 10।
10 विषम दिन में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास शेष के रूप में बचेगा 3, और जो 3 बचेगा वही हमारे अंतिम विषम दिन हो गए। तो इन 3 को हमें रविवार में प्लस कर देना है, तो रविवार में 3 दिन जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से कैलेंडर के प्रश्न को हम हल करेंगे। बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में कूलर इज हॉट को TPREDL लिखा जाता है और हॉट वेदर कम्स को REDNZ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में हॉट को कैसे लिखा जाएगा? कूलर इज हॉट और हॉट वेदर कम्स दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, तो कॉमन हमारे पास है केवल हॉट। हॉट कॉमन है, तो अब दूसरी साइड देखेंगे, दूसरी साइड कॉमन है हमारे पास केवल R और E। तो RE कॉमन है, तो हॉट को हम लिख देंगे R और E। यहाँ C नहीं होगा, यहाँ हमारे पास होगा E। ठीक है, तो SSC भी गलत ऑप्शन दे देती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा R और E। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि मजबूत और ठोस में जो संबंध है ना, वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है? तो मजबूत और ठोस दोनों में संबंध क्या है? दोनों समानार्थी हैं, मतलब दोनों का समान अर्थ है। अब हम देखेंगे ज्ञान और अज्ञान दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो गलत। निर्माण करना और नष्ट करना दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तीसरा है दयालु और उदार, जिन दोनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 3 बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम देखते हैं दिए हुए शब्द में हमें क्या संबंध है, वही संबंध फिर हम ऑप्शन में देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इंटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इंटू को हमें किससे बदलना है? इंटू को बदलना है डिवाइड यानी कि भाग से। माइनस को बदलेंगे हम प्लस से। फिर भाग आ गया, भाग का करेंगे हम गुणा, और फिर आ गया प्लस, प्लस को कर देंगे हम माइनस से। अब 204 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 51। फिर करेंगे हम प्लस और 9 का 2 में कर देंगे गुणा, तो मिल जाएगा हमें 18। माइनस कर देंगे हम 6 का, तो 18 में से जब 6 जाएंगे तो बचेंगे 12, और 51 और प्लस का हो जाएगा 12, मिला के हमारे पास होगा 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। MN एक दर्पण है। इस दर्पण में सबसे पहले हमारे पास आएगा P, L जाएगा हमारा सबसे अंत में। तो सबसे पहले P आएगा, तो P हमारा किस ऑप्शन में आ रहा है? केवल दूसरे में और तीसरे में। चौथे ऑप्शन में P गलत है और पहले ऑप्शन में A आ रहा है, इसलिए गलत। P के बाद हमारे पास आएगा W, W के बाद आएगा A, जो कि ऑप्शन 2 में बिल्कुल सही दिया है, तो 3 कैंसिल कर देंगे, 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में M एंड N का अर्थ है M N की पत्नी है, M@N का अर्थ है M N का भाई है, $N का अर्थ है M N की बेटी है, और M_N का अर्थ है M N का बेटा है। तो N_M $O $P एंड Q है, तो Q का N से क्या संबंध है? सबसे पहले N और M में संबंध देखेंगे हैज से। हैज का मतलब है M N का बेटा है, यानी कि N कौन है? N है M का बेटा। N को कर देंगे प्लस, बीच में कर देंगे सन, यानी कि बेटा। अब देखेंगे M और O के बीच संबंध @ से। @ का मतलब है M N का भाई है, यानी कि M O का भाई है, M O का भाई है। ठीक है, तो फिर M N का कौन हो जाएगा? पिता, और M O का हो गया भाई, यानी कि ब्रदर। फिर O $P का संबंध देखेंगे। डॉलर का मतलब है बेटी है, O P की बेटी है। O कौन है? O हमारे पास P की कौन है? बेटी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया डॉटर। फिर देखेंगे P एंड Q। P एंड Q का मतलब है हमारे पास M N की पत्नी है, यानी कि P Q की पत्नी है, P Q की पत्नी है, तो यहाँ हो गया वाइफ। ठीक है, अब O की माँ कौन हो गई? P। ठीक है, O की माँ P है, तो O के पिता कौन हो जाएंगे? Q। O के पिता Q हो गए। O का भाई कौन है? M, और O का भाई कौन है? M।
तो m के भी पिता कौन हो गए q, m के भी पिता कौन हो गए q। अब चूंकि m का बेटा कौन है n, तो n q का कौन हो गया, n q का हो गया पोता। q n के कौन हो गए, q n के हो गए ग्रैंडफादर। तो q का n से क्या संबंध है, पिता के पिता, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण में निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता हो। ए बी दर्पण है हमारे पास, इसमें सबसे पहले आएगा हमारे पास एस, एन जाएगा हमारा सबसे अंत में। तो एस हमारा चारों ऑप्शनों में सही दिया है, एस के बाद आएगा के के बाद आएगा सी, लेकिन तीसरे ऑप्शन में आई दिया है, तो फिर तीसरा ऑप्शन गलत। फिर आएगा हमारे पास आई, तीनों ऑप्शन में दिया है, आई के बाद आएगा एल, एल भी सही दिया है, एल के बाद आएगा एफ, एफ हमारा दूसरे ऑप्शन में गलत दिया है, तो एफ को कैंसिल कर देंगे यानी दूसरे ऑप्शन को। फिर एफ के बाद आएगा टी, टी हमारे दोनों ऑप्शनों में सही दिया है, टी के बाद आएगा ई, ई हमारा चौथे ऑप्शन में गलत दिया है, तो बचा फिर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से दर्पण प्रतिबिंब पूछता है जब आपसे, तो आप ऑप्शन की सहायता से इसको हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। हमारे पास एक वर्गाकार कागज है, ठीक है, वर्गाकार कागज को विकर्णवत मोड़ा गया है। विकर्णवत मोड़ने के बाद इसमें एक प्लस का चिन्ह है, दो हमारे वृत्त बनाए गए हैं। तो जब ये प्लस खुलेगा ना, प्लस इस कॉर्नर से हमारा इस कॉर्नर पर प्लस आ जाएगा, और इस सर्कल हमारे दोनों, एक सर्कल यहाँ आएगा और एक सर्कल यहाँ आएगा। अब हम देखेंगे इस तरीके की आकृति हमारी किस ऑप्शन में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 में बन रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको हल करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। यानी कि भोर और सूर्योदय, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध हमारे इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। तो भोर और सूर्योदय का मतलब होता है क्रमिक संबंध। ठीक है, पहले हमारी होगी भोर, उसके बाद होगा सूर्योदय, यानी कि सूर्योदय से पहले का हमारा जो समय होता है ना, उसको हम बोलते हैं भोर, गांव की भाषा में बोलते हैं भोर। अब देखेंगे यानी कि इसका क्रमिक संबंध है, तो खुशी और दुख इन दोनों का संबंध है विपरीत, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर है आसान और सरल, दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ क्रमिक नहीं है कुछ भी। ठीक है, यहाँ क्रमिक नहीं है कुछ भी। फिर है हमारे पास पुराना और नया, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर है हमारे पास स्पर्श और अंगूठा, मतलब कि हम अंगूठे से क्या करेंगे, स्पर्श, यानी जब स्पर्श होगा ना, तो वो हमारा किससे होगा, स्पर्श हमारा अंगूठे से होगा। तो हमें स्पर्श और अंगूठे में क्रमिक संबंध दिखाई दे रहा है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस। निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले हमारे पास दिया है बी, बी का कर देंगे हम इंटू, फिर है डी, डी को कर देंगे हम माइनस, फिर है ए को कर देंगे हम डिवाइड, फिर है हमारे पास सी, सी को कर देंगे हम प्लस। अब 82 और 6 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 6 8 48 और 1 49, यानी कि 492। माइनस करेंगे हम 114 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। फिर हम करेंगे प्लस का कर देंगे हम 35। ठीक है, अब 492 और 35, 492 और जब 35 जुड़ेंगे हमारे पास तो हो जाएगा हमारे पास 7 2 5, यानी कि 527। इसमें से हमें माइनस करना है 57 को, तो 527 में से जब हम 57 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 0, 12 में से 5 जाएगी, 2 बचेगा 7 और यहाँ आ जाएगा 4, यानी कि 470 आ गया हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, माफ़ करना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर NPRSTU अंकित है। निम्न आकृति में इसी पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं।
अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर है। यू हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। अब हमें देखना है यू के विपरीत, तो यू के विपरीत हम कैसे देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास है टी, ठीक है। तो टी को लिखेंगे हम सबसे पहले, पहला टी और दूसरा टी। अब पहला ए वाला है, दूसरा ए वाला, तो पहले टी में हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अब घड़ी की दिशा में। टी के बाद आएगा हमारा पी और पी के बाद आएगा हमारे पास यू, ठीक है, इस तरीके से। फिर दूसरे वाले में चलेंगे, टी के बाद आएगा हमारे पास एस और एस के बाद आएगा हमारा आर, इस तरीके से। अब हमें किसका निकालना है, हमें यू के विपरीत निकालना है। तो यू के विपरीत हमारे पास हो जाएगा आर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास 3 कथनों के बाद 1-2 क्रमांकित निष्कर्ष दिए गए हैं। हमारे पास 3 कथन है और 2 निष्कर्ष हैं। आपको क्या है, सवाल देखते से ही समझ में आता है, इतनी लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो पहला कथन आपसे कह रहा है सभी जल पृथ्वी हैं। सभी जल हमारा क्या हो जाएगा, सभी जल आ जाएगा हमारा पृथ्वी में। तो सभी जल हमारे पास हो गई पृथ्वी। अब इसके बाद वो हमसे कह रहा है सभी पृथ्वी आग है। तो सभी पृथ्वी हमारी क्या हो जाएगी, आग हो जाएगी। फिर इसके बाद वो कह रहा है कुछ आग हवा है। तो आग का इतना इतना हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा, हवा, ठीक है। अब वो पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ हवा पृथ्वी है। हवा का हिस्सा है हमारा ए वाला और पृथ्वी है हमारी यहाँ तक। हवा और पृथ्वी के बीच में खाली स्थान है, तो कुछ हवा पृथ्वी नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। दूसरा है कुछ आग जल है। बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो हमारा जाएगा कुछ में, और अंदर से बाहर की ओर आएंगे तो आएगा सभी में। तो कुछ आग का कुछ हिस्सा हमारा जल है, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आएगा 1। केवल निष्कर्ष 2 कथनों के अनुसार है, यानी कि निष्कर्ष 2 और ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। समुच्चय हमारे पास क्या है, 6, 12, 48, 8, 16 और 64। इनमें जो संबंध है वही संबंध हमारा इन 4 ऑप्शनों में से किस में है। यहाँ हम देखेंगे 6 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 12, और 12 × 4 करेंगे तो हो जाएगा 48। इसी प्रकार 8 × 2 16, 16 × 4 बराबर 64, यानी कि × 2 और × 4। फिर हम देखेंगे 14 दूनी 28 होंगे, लेकिन 28 चौको कितने होते हैं, 112। यहाँ 110 है, गलत। फिर देखेंगे 12 दूनी कितने होते हैं, 24, लेकिन यहाँ 28 है, ये गलत। फिर देखेंगे 14 दूनी कितने होते हैं, 28, लेकिन यहाँ 24 है, ये भी गलत। फिर ऑप्शन नंबर 4 वैसे ही सही हो गया क्योंकि 3 गलत हो गए हमारे पास। लेकिन देखेंगे 14 दूनी 28, 28 चौको 112 बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह हमारे पास क्या है, सबसे पहले P की तुलना करेंगे R से, R की तुलना करेंगे T से, T की तुलना करेंगे V से, V की तुलना प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर जो अक्षर समूह आएगा उसके पहले अक्षर से। तो P का क्रम हमारे पास कितना, 16, R का क्रम 18, T का क्रम 20, V का क्रम 22। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारा 2 का अंतर हो रहा है, कितने का, 2 का अंतर होगा। तो इन दोनों में जब 2 का अंतर होगा तो 22 और 2 हो जाएंगे 24। 24 पे हमारे पास आता है X। फिर देखेंगे A की तुलना करेंगे E से, A की तुलना किससे करेंगे, E से, E की तुलना करेंगे I से, I की तुलना O से। तो A का क्रम हमारे पास कितना होता है, A का क्रम होगा 1, E का क्रम होगा 5, I का क्रम होगा 9, O का क्रम होगा हमारे पास 15, ठीक है। यहाँ हम अंतर देखेंगे तो 1 और 4 का अंतर हो जाएगा, 5 और 4 9 का अंतर हो गया। यहाँ हमारे पास 9 और 6 15। तो यहाँ हम देखेंगे 4 4 का अंतर है, तो यहाँ 6 6 का अंतर होगा। तो 15 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 21। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 21, और 21 पे अक्षर है हमारा U, X U। फिर देखेंगे Z का क्रम हमारे पास कितना है, 26, 26 के बाद है V का क्रम कितना है, 22, 22 के बाद है R का क्रम है हमारे पास 18। फिर है L का क्रम है हमारे पास 12। अंतर देखेंगे -4, ठीक है, माइनस का फिर 4, यहाँ हो जाएगा -6। यहाँ देखेंगे -4 दोनों जगह, तो -6 फिर दोनों जगह हो जाएंगी।
तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6, और 6 पे हमारे पास होता है f। तो क्या आ गया हमारे पास x, u और f, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। mn एक दर्पण है, इस दर्पण में सबसे पहले आएगा d और m जाएगा सबसे बाद में। तो सबसे पहले d आएगा तो d बन जाएगा हमारा b, जो कि हमें केवल पहले और चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। दूसरा और तीसरा गलत। d के बाद आएगा v के बाद आएगा p, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ हम j की तुलना करेंगे u से, u की तुलना f से, f की q से, q की तुलना करेंगे अगला जो क्रम आएगा उसके पहले अक्षर से। तो j का क्रम कितना हो गया 10, u का क्रम कितना हो गया 21, f का क्रम कितना हो गया 6, q का क्रम कितना हो गया 17। यहाँ देखेंगे 10 और 21 में अंतर 11, 21 और 6 में अंतर 11, 6 और 17 अंतर 11। तो फिर 17 और 11 का जब अंतर होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 28। ठीक है, 28 हो गया। लेकिन वर्णमाला हमारी कितनी होती है, वर्णमाला हमारे पास होती है 26 तक। तो हमारे पास 2 अक्षर एक्स्ट्रा बचेंगे, 27 और 28। तो 28 में से जब 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2। अब 2 से हम वर्णमाला फिर शुरू कर देंगे तो 2 पे हमारा अक्षर आ जाएगा बी। बी देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 4 अकेले में है, तो ऑप्शन 4 को टिक कर देंगे। अगर बी हमारा किसी दूसरे ऑप्शन में भी होता तब हम उस ऑप्शन को भी चेक करते, लेकिन यहाँ हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन में है तो फिर हम उसी को टिक कर देंगे। बढ़ते हैं हम अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। 13 और 17 अंतर है हमारे पास 4 का, 17 और 26 अंतर हमारे पास कितने का है 9 का, 26 और प्रश्नवाचक में अंतर पता नहीं है, प्रश्नवाचक और 67 में अंतर नहीं पता, 67 और 103 यहाँ अंतर है हमारे पास 36 का, और 103 और 152 यहाँ अंतर है हमारा 49 का। अब हम देखेंगे यहाँ 4 हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 9 हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, 36 हमारा हो गया 6 का स्क्वायर, 49 हमारा हो गया 7 का स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं श्रृंखला बढ़ते क्रम में है हमारी 2, 3, 6 और 7, बीच में आ जाएगा फिर 4 का स्क्वायर और आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16 यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25। तो 26 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। कितना आएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अब 42 यहाँ पर आ गया तो 42 और 67 में अंतर कितने का हो जाएगा 25 का, जो कि बिल्कुल सही है। तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा 42। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।